सीजन चेंज जब भी रहता है, बहुत सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं जिसमें कॉमन कोल्ड, फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जिसमें किड्स भी बहुत होते हैं, एल्डरली पीपल भी और नॉर्मल एज के पीपल भी। जब भी कोई सीजन चेंज होता है तो नॉर्मली सिम्टम्स आएगा। उस ऋतु के हिसाब से अगर आप चेंज करते हैं अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल, सो यू कैन प्रिवेंट दोज डिजीज। हमारी बॉडी पंच महाभूत से बनी है और हमारा एनवायरनमेंट भी पंच महाभूत से बना है। चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, सिमिलरली हमारी बॉडी में होता है। मेरे को अपना पंच भौतिक तत्व को एनवायरनमेंट जैसा रखना है, उसके लिए थोड़ा सा डाइट में चेंज करना है। So your body has to adjust and become the same, similar as your environment. Evolution is the key to success. Like डार्विन की थ्योरी भी है, जो चेंज इज द की टू सर्वाइवल। जो चेंज करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स टू सर्वाइव मोर। Cold, cough and allergies. Every season change comes with its own woes, with its own problems. Can Ayurveda help us prepare better for such changes? Today we have Dr. Saloni Garg, who is an Ayurveda physician, who's going to take us through steps of how you can take care of yourselves better with every season change, prepare yourself better, and what are some Ayurveda tips that can take us forward. A very warm welcome, Dr. Saloni. Thank you. So, Dr. Saloni, tell me, what does Ayurveda say about season change? जैसा कि मैं डेली ओपीडीज में भी अपना देखती हूँ, सीजन चेंज जब भी रहता है, बहुत सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं जिसमें कॉमन कोल्ड, फीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जिसमें किड्स भी बहुत होते हैं, एल्डरली पीपल भी और नॉर्मल एज के पीपल भी। आफ्टर कोविड वो केसेस इंक्रीज हुए हैं बिकॉज लाइफस्टाइल, एज यू नो, यू माइट नो, कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है लोगों का। ऐसा क्यों है? आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है? एक बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है आयुर्वेदा में ऋतुचर्या के बारे में। ऋतुचर्या ये भी एक्सप्लेन करती है कि जब भी कोई सीजन चेंज होता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ऋतु संधि, एंड इन दैट ऋतु संधि नॉर्मली क्योंकि हमारा दोषास चेंज होता है तो नॉर्मली सिम्टम्स आएगा। अगर आप उन दोषास के हिसाब से, उस ऋतु के हिसाब से अगर आप चेंज करते हैं अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल, सो यू कैन प्रिवेंट दोज डिजीज। सो उसके बारे में आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो ऋतुचर्या का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है? ऋतुचर्या मीन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऋतुज, हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारे बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। ये क्यों मेंशन्ड है, मैं एक छोटा सा रीजन आपको इसका बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी पंच महाभूत से बनी है और हमारा एनवायरनमेंट भी पंच महाभूत से बना है। आपने देखा होगा जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो कभी फ्लावरिंग होती है, कभी फ्रूट आता है, चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में। सिमिलरली हमारी बॉडी में होता है। उस बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए ऋतुचर्या का मेंशन किया हुआ है। ऋतुचर्या मीन्स कि किस ऋतु में किस तरह का डाइट प्लान हो, किस तरह का लाइफस्टाइल हो, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, उसको एक्सप्लेन किया गया है ऋतुचर्या में। So by Panch Mahabhutas, you mean like all the elements, Yeah, the 5 air, elements. fire, water, ether, right? But आपने बोला कि सीजन क्योंकि फ्लावरिंग एक टाइम पे होती है और इस तरह के चेंजेस आते हैं, they are influenced by these 5 elements. So that's why the body also has to adjust according to that. Is that what you mean? Yeah, okay. I mean that only. क्योंकि पंच महाभूत environment में change होता है with every season. You can see in some season there is windy, but in some season there is heat, as we can see also, and in some rainy season there is water more in the environment. There is humidity. Similarly with our body, and according to those mahabhutas, our doshas are impacted. Okay. So the balance of the doshas are affected with the Panch Mahabhut, and to maintain the harmony of the doshas, we have to change our lifestyle. Yeah. तो ये मुझे बताइए, आपने कहा ये चेंज ऑफ लाइफस्टाइल जो है ऑलरेडी आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि हर ऋतु के हिसाब से आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। और वो हर बॉडी टाइप के हिसाब से भी अलग है, या एवरीबडी हैज टू डू द सेम थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम? Okay, actually the things mentioned, those are common. Okay. But we have to, there are so many things written actually. Okay. So we have to see what is the nadi at that time, what are the doshas of our body at that time, at particular time, which we can see by the symptoms, which a non-medico can also see by the symptoms. And according to that they can change the diet and lifestyle. Like some people are vegetarian, some are non-vegetarian, so there's a list of so many तो things. सबके लिए कस्टमाइज एक प्लान होता है कि उनको सीजन चेंज में क्या क्या करना चाहिए, और आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे से आउटलाइन करा है ये चीज। तो ऋतु संधि आपने कहा कि वो एक गैप है बिटवीन द चेंज ऑफ सीजन, जिसमें हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और आयुर्वेदा में लिखा गया उस ऋतु संधि में एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए, सो दैट यू ट्रांजिशन वेरी इजिली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। सो लेट्स स्टार्ट विद विंटर सीजन। विंटर सीजन से आप आ रहे हैं स्प्रिंग सीजन में,
तो उसमें क्या करना चाहिए? एज पर आयुर्वेदा दो टाइप की ऋतु संधि है मेनली, लाइक विंटर और समर को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, दो काल उन्होंने एक्चुअली बताए हैं, आदान काल एंड विसर्ग काल. इन विसर्ग काल देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ मून, सो देयर विल बी कोल्डनेस इन द एनवायरमेंट. और ये कब आता है विसर्ग काल? विसर्ग काल स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर वर्षा ऋतु. सो एक्सप्लेन इट टू मी डॉक्टर सलोनी दैट ये ऋतु जो है, जो सीजन्स जो हैं, कितने तरह के ऋतु होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से? आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतु मेंशन की गई हैं. अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें तो हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत. इनका जो टाइम पीरियड ऐसे मेंशन किया हुआ है, जनवरी मिड से स्टार्ट होगा तो 2 मंथ्स का एक ऋतु होता है, तो 12 मंथ्स कंप्लीट 6 ऋतुस. और जैसे जनवरी में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो हेमंत ऋतु में ठंडा रहता है. उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, वसंत ऋतु आता है, जब स्प्रिंग मौसम आता है तो वो एक्सप्लेन करता है वसंत ऋतु को. ग्रीष्म इज समर्स एंड वर्षा इज रेनी सीजन. शरद इज समवॉट बिटवीन विंटर्स एंड रेनी सीजन. So autumn. Autumn, Something right? like autumn, yeah. Which we experience during October and November. And after November comes Shishir Ritu, and that is again winters. So इनके बीच में आप कह रहे हैं 2 ऋतु संधि आती है, तो एक्सप्लेन इट टू मी. So 2 ऋतु संधि आने के रीजन ये है कि हमारा पूरी 6 ऋतु 2 काल में डिवाइडेड है, आदान काल एंड विसर्ग काल. विसर्ग काल इज हेमंत, शिशिर, वसंत. सो बिफोर शिशिर, दैट इज आफ्टर वर्षा एंड बिफोर शिशिर इज विसर्ग संधि, एंड अगेन and after Vasant before Grishma. Because completely the environment is changing, which we normally know कि winter से summer आ रहा है. We don't actually recognize the smaller seasonal change, but summer से जब winter आता है और winter से जब summer आता है, वो normally लोग recognize करते हैं. Major changes होते हैं. उसी में सबसे ज्यादा changes देखे जाते हैं disease wise. हमारी bodily changes, हमारा mental status कितना change हो रहा है, हमारे diet में भी change हम देखते हैं अपने day to day life में, और उसी के according हमें change जो करना चाहिए वो भी mentioned है. चलिए घुसते हैं पहली ऋतु संधि के अंदर, जो आपने कहा विसर्ग काल. मुझे उसके बारे में बताइए, वो किस तरह से होता है, क्या करना चाहिए उस पे हमें? जैसे ही वसंत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म में हम एंटर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऋतु संधि. इसमें होता क्या है, क्यों हमें डिजीजेस हो रही हैं? एक्चुअली अभी तक हम फॉलो कर रहे थे विंटर सीजन रिजीम. हम वुलन क्लॉथ्स पहन रहे थे, एनवायरमेंट में थोड़ा ह्यूमिडिटी थी, कोल्ड था. बट अभी क्या हो रहा है कि एकदम से सन प्रिवेलेंट हो रहा है, सन अपना बल ले रहा है. उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में दोषाज में चेंजेस आ रहे हैं. सीजन के अकॉर्डिंग दोषाज भी वेरी करते हैं. हर सीजन का अपना दोषाज होता है कि किसमें दोषा बढ़ा हुआ है, किसमें वो पैसिफाइड है, किसमें विशिएटेड है. तो वसंत ऋतु में जनरली हम जो देखते हैं, कफ दोष विशिएट हो जाता है, मतलब कफ दोषा नॉर्मली विशिएट हो रहा है. तो उसको बैलेंस आउट अगर नहीं किया तो वो प्रॉब्लम करेगा. नॉर्मली मेरी बॉडी में अगर कुछ क्वांटिटी का दोषा है, कफ दोषा, और सीजन चेंज होने पे नेचुरली दोषा बढ़ रहा है, अगर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चेंज नहीं किया तो ऑब्वियसली वो डिजीज कॉज करेगा. तो मुझे मेरे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करिए, कफ दोषा एग्जैक्टली होता क्या है, और वो जब एग्रेवेट होता है या विशिएट होता है आपके हिसाब से, उसका मतलब क्या है? कफ दोषा एक फिजिकल एंटिटी नहीं है. कफ इज समथिंग यू कैन रिलेट टू एनर्जी, और इसका सिम्टम हम देख सकते हैं, इसका एक्शन हम विजिबल होता है हमारी आई को. जैसे कफ दोषा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वेट गेनिंग के लिए. इसका स्थान जनरली चेस्ट से ऊपर वाले एरियाज में बताया गया है. तो आईज से रिलेटेड जितने एक्शंस हैं, हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी नोज से रिलेटेड, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, ये कफ दोषा इसको वर्कआउट करता है इसमें. तो कफ दोषा के बढ़ने से जनरली जो हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फ्लू होना, फीवर होना, साइनसेस जो ट्रिगर होते हैं लोगों के उस पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, तो वो भी हम कफ दोषा से एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज द एलर्जी सीजन एंड द कफ कोल्ड सीजन, जिसमें आप वसंत ऋतु से आप समर उसमें जा रहे हैं. इसीलिए स्प्रिंग सीजन को बहुत माना जाता है. बहुत एलर्जीज लोगों की किक इन होने लग जाती है. पोलन एलर्जीज भी बहुत होती है. सो नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ पोलन, बट आपका कफ दोष बहुत इजीली विशिएट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है. इसी वजह से ये एक आप रीजन कह रहे हैं. है, राइट. ये एक पोलन वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा हद तक वैलिड इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें हैं. क्या मेरे को ट्रिगर कर रहा है और क्यों उस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर कर रहा है, उसको एक्सप्लेन दोषा करता है. कफ ऑलरेडी विशिएटेड है. दिस पोर्शन होल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द नोस्ट्रल्स टिल द लंग्स, इट इज ऑलरेडी एलिवेटेड कफा. अब कोई भी छोटा सा पार्टिकल अगर ट्रिगर कर रहा है, अगर नोज में एंटर कर रहा है, तो वो ट्रिगर करेगा. दैट इज वाई दिस
दिस इज द मेन रीजन व्हाई इन दिस पर्टिकुलर सीजन कोल्ड कफ देखा जाता है ज्यादा. टेल मी अबाउट पोलन एलर्जीज. जैसे नॉट एवरीबडी विल गेट पोलन एलर्जीज. क्या उसका सोल रीजन ये कफदोशा विशेषण है या फिर कुछ और भी इन्वॉल्व है? नो, देयर आर मल्टीपल रीजंस. अगर हम किसी भी एलर्जी की बात करते हैं वो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग भी होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी होता है और मेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी. सपोज एग्जैक्टली सेम लाइफस्टाइल आपका है या फिर आपकी फैमिली में किसी और मेंबर का है, बहुत हद तक सेम होता है, बहुत हद तक डाइट सेम होती है, लेकिन एक सिंगल ह्यूमन बीइंग ऐसा हो सकता है जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, अदर को नहीं है. तो उसमें इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि इम्यूनिटी किसकी कैसी है, जो बाय बर्थ भी होती है, हमारी ग्रोइंग एज में हमारा कैसा लाइफस्टाइल रहा है, कैसी हमारी अपब्रिंगिंग रही है, उस पर भी डिपेंड करती है, किस तरह का एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमने फेस किए हैं उस पर भी डिपेंड करती है. और दूसरी चीज़ इसमें क्या रहती है, अगेन दोषाज. सबका दोषा सेम नहीं है, हर किसी का दोषाज का लेवल्स अलग हैं. सपोज मैं कफज टाइप नहीं हूँ, मेरा कफ ऑलरेडी बहुत लो रहता है, और अगर इस सीजन में थोड़ा बहुत कफ बढ़ा भी है तो मेरे को ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा नहीं. बट सिमिलरली एक कफा प्रकृति का ह्यूमन बीइंग है और इस पर्टिकुलर सीजन में कफा नेचुरली बढ़ रहा है, तो उनकी बॉडी में प्रीडोमिनेंस ऑफ कफा इंक्रीज हो जाएगा और दे आर मोर प्रोन टू द डिसीज. सो दिस इज ड्यूरिंग दिस सीजन वी हैव टू टेक केयर ऑफ नॉट लेटिंग आवर कफा दोषा विशी. या हाउ कैन वी डू दैट? there's multiple things which you can do on your own, and there are some therapeutic things also. This season Vasant Ritu is best for the therapies to vitiate kapha. There is one mentioned therapy called Vaman. This is the best season which normally everyone should go for, not only diseased people, because this is a body detox. Naturally जो कफ बढ़ा है उसको हम eliminate करा रहे हैं. वमन कैसे होता है? Vaman is somewhat like induced vomiting. We are giving medicines, medicinal herbs, we are taking care of the vitals, and under supervision of the doctor we are giving the medicine to initiate vomiting sensation, which decreases the kapha from our body. वॉमिटिंग से आपको मतलब आयुर्वेदा कहता है कि वॉमिटिंग से आपका कफा दोषा निकलता है, एक्सेस कफा दोषा. Yeah, there is a sequence in which we accumulate all the kapha from our body into our stomach, and from stomach, from upper root we are clearing it out. Okay, that can is it. one do that at home? It is not recommended. It is better to do under guidance of a doctor. इसमें और क्या कर सकते हैं? वमन इज वन जो हमें वैद्य के साथ करना पड़ेगा. Can I do something at home? Yeah, you can do. There are multiple things which you can do. Like in early morning, your day routine should be balanced. Like early morning, you should take hot water bath rather than cold water. Okay. Continue with the hot water in this season. When summers will come, you can switch to cold water. First thing. Second, you should apply oil in your nostrils. Nasya is a treatment therapy, but you can do it home. You can apply oil or desi ghee in your nostrils. It will prevent the particles in the environment to get trapped in your nostrils itself. It will not go further in your lungs. Okay. You can do daily gargles with hot water, normal hot water. You can do gargles. And third thing, which is most important, that is steam inhalation. Either in the morning whenever you get time, or at night whenever you get time, you can do steam inhalation. This will open the channels of your respiratory system. Also, if there is some mucus production, some infection, it will clear it out. All so right. This you can do. Any herbs or herbal teas that you recommend? Yeah, in this season you can take honey. Honey tea, like honey we can add in lukewarm water, not hot water. And also you can take lemon. Because lemon have vitamin C, and vitamin C helps to cure infections. You can take that. जैसे आंवला हम ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, प्लस आंवला एक्ट्स एज रसायन. रसायन एक ऐसी चीज होती है जो फुल बॉडी को रेजुविनेट करती है. सो हम आंवला ले सकते हैं. किस फॉर्म में लेंगे? नाउ डेज सो मेनी गुड कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट. लाइक यू माइट हैव हर्ड महर्षि अमृत कलश, which is a very good source of all kind of herbs which you need to take to enhance your immunity and also to maintain that normal energy of your body. So Amrit Kalash is the best medicine which I have seen so far in my practice. Can I take it throughout the year, or do I have to take it during the Sandhi? No, you have to take it throughout the year. That's only it will work on your body. Okay. Short time period के लिए कोई भी medicine नहीं लेनी है. Actually, it is not a medicine. It is a rasayan. You have to take it every day. And also, this Amrit Kalash is already a well-researched product. So it is not disease specific. It is not healthy person specific. So general well-being के लिए, general immunity के लिए आप recommend कर रहे हो कि एक रसायन ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में. जैसे इन्होंने आंवला भी मेंशन किया, वो भी एक अपने में रसायन है. एंड इफ यू वांट टू गो रियली स्पेसिफिक, देन समथिंग लाइक अमृत कलश कैन बी एडेड टू योर रूटीन फॉर यू टू प्रिवेंट दीज सीजनल चेंजेस और मेक यू स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट सच इलनेसेस.
सो मेक मी अंडरस्टैंड, हर्ब्स में क्या सिर्फ आंवला ही है जो हम ले सकते हैं या फिर और कोई हर्ब्स ऐसे ऐड कर सकती हूँ? और भी हर्ब्स हैं, जैसे ड्राई जिंजर इज वेरी गुड, Dry ginger, विच वी कॉल, ठीक है। काली मिर्च जो घर में बहुत इजीली अवेलेबल है, हल्दी बहुत इजीली अवेलेबल है, देसी घी बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, वो हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये हमारी इम्यूनिटी और कफा दोषा का जो वो balance out accumulation है वो करते थोड़ा हैं। बैलेंस आउट Right. करेगा। सो फॉर ऑल बॉडी टाइप्स व्हाट वुड बी योर फाइनल टेक अवे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऋतु संधि? The main thing is, because it is all related to kapha, first of all you should know, you should visit a doctor and you should know what is your body type and which season you have been facing illnesses. So for that you just have to maintain the homeostasis of your body, you have to maintain the harmony with the environment, and that is just That is what- enough. Yeah. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऋतु संधि जो आपने कहा कि समर से विंटर के बीच में आती है। टेल मी अबाउट दैट। सो समर से विंटर के बीच में आने के टाइम पे वर्षा ऋतु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बीच में आता है, और वही मेन रीजन रहता है हर तरह की इलनेस का। और इसका नाम क्या था इस संधि का, आपने मेंशन किया? It is from, we are going from Visarg Kal to Adan Kal. So, Okay. not the name particularly, Okay. but we are moving from But there's Varsha a Ritu transition to from of the Kal. Kal. Yeah. Okay. Because from now, the sun will go down in its strength and moon will increase in its strength. Okay. So symptoms related to moon will cover in our body. Is this So- the same as Uttarayan and Yeah, Dakshinayan? exactly. Okay. Yeah. So northern and southern solstice, Right. that is, I think, what is similar to the concept that she's saying in Ayurveda. Yeah. For those who live in, Western countries, Yeah. they understand through solstice. Yeah. And in India, in Ayurveda, we call it through Visarg Kal and Adan Kal. Okay. So in Varsha Ritu, mostly because of water accumulation, there are diseases which are waterborne. And also in Varsha Ritu, there is Visheshan of Vata. Okay. So to balance out that Vata, we have to change our lifestyle. We have to change our attire. We have to change when we are going for a walk. We have to change our diet structure, habits regarding to medicine taking, what herbs we should take. These are the changes which we should do. Can you explain to my viewers what Vata dosha means? Similarly, like kapha, vata is not a physical entity. It is just energy which is controlling different functions in our body. Like? And vata generally we relate to, which is responsible for movement in our body, for the thing which helps us in the movement, for muscles related to bones. You might have seen some people which are very lean thin. They have dry skin, they have dry hairs, the scalp is dry, and their appetite is like, it is not normal every time. Sometimes they'll feel very hungry, sometimes they'll feel we are not hungry at all. Okay. So Visham Agni is there, like their digestive fire is not that good. Their mental ability is also not that good. They are very quick. Like whenever there is some task given, they will volunteer. Like we'll do. They will not think about it. That is Vata. The thing which leads to movement in our body is Vata. Vata Okay. means chal. The Okay. thing which So leads any to movement. circulation, anything to do with nervous system functions, Yeah, all of these are governed by Vata dosha. Vata, Okay. How does it manifest? Like how does it show in my body? So major symptoms which we see is body pain. The people which are suffering from diseases related to locomotive system, like related to muscles, bones, like arthritis, osteoporosis, these people will face more pain, more difficulty in walking, stiffness in this season. The people which face diseases like skin rash, including dryness of the skin, like eczema, psoriasis, these people will face more तो trouble उनके in this सिम्टम्स season. ज्यादा एग्रेवेट Aggravate होंगे इस सीजन में। Right. ओके, बट ये नॉर्मल लोग जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है उनको कैसे उनको दिखता है? ड्राइनेस दिखता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, उनको नोस्ट्रल्स में ड्राइनेस रहेगा. समटाइम्स वी फील अ बिट ऑफ ब्लीडिंग इन द नोस्ट्रल्स, Okay. और डाइजेशन उनका वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. Okay. इंटरनल ड्राइनेस, उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा फेस होगा, ड्राई स्टूल उनको हो सकता है. तो मेजरली ये सिम्टम्स ये सिम्टम्स नॉर्मल लोगों में देखे गए हैं, और जिनको पेनफुल कंडीशंस हैं उनका पेन बढ़ सकता है, और जिनको एक्सीमा, सोराइसिस या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं उनके फ्लेयर्स जो हैं वो इस सीजन चेंज में बढ़ सकते हैं. सो व्हाट कैन वन डू फॉर बोथ ऑफ दीज कंडीशंस? सो टू बैलेंस आउट द वाता, वाता का कैरेक्टर ऐसा है जो ड्राई टाइप का है, जो बहुत लाइट वेट है. सो वी हैव टू टेक समथिंग ऑपोजिट. घी या ऑयल ऐड करना है अपनी डाइट में इस टाइम पे. जैसा हम नॉर्मली देखते हैं कि वर्षा ऋतु में आदत होती है पकौड़े खाने की. एक्चुअली दिस इज गुड. गुड क्यों है? क्योंकि उसमें लवण रस है, मतलब सॉल्टी, विच वी हैव टू टेक टू बैलेंस आउट वाता. उसमें ऑयल है, ऑयल में फ्राइड है वो, उसमें बेसन है. तीनों चीजें
आर गुड फॉर आवर हेल्थ. सो उससे हम याद रख सकते हैं कि हमें इस सीजन में थोड़ा सा कुछ ऑयली चीज़ें लेनी है. घी इज़ द बेस्ट. और ऑयल्स में सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल आर वेरी गुड, जो डेली बेसिस पे हमें लेना है. हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, हम नोज़ के थ्रू कर सकते हैं. बेस्ट रूट है हमारी बॉडी में कोई भी ऑयल पहुंचाने के लिए, वो हम कर सकते हैं. Cook in ghee? Can you fry in ghee? No, actually, frying in ghee is not recommended. Ghee should be added later on after cooking. Like we apply ghee on chapati. That is best. We can add 1 spoon of ghee in our sabzi, or we can add 1 spoon of ghee in lukewarm water, and we can take it in the morning. Okay. That is the best habit. It will clear out all the dryness internally which is happening in our body, in our GIT. So Okay. it will not lead to constipation. And anything else that one can do to balance out this vata dosha? Full body massage is must in this season. You have to do full body massage before bathing. You can do. What kind of oils should I use? बेसिकली अवेलेबल जो घर पे होता है, जैसे तिल तेल बेस्ट बोला गया है, तिल तेल यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट कुछ क्लासिकल ऑयल्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे हमारा महानारायण ऑयल है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं. And this is for those who have painful conditions, Mahanarayan. पेनफुल कंडीशंस, स्टिफनेस है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो रही है, किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं. इसमें यूज कर सकते हैं. Daily Otherwise, massage rest of the के लिए. people can use sesame oil, Sesame which is oil. considered good for vata pacification pacification. during this season. Yeah. What kind of herbs can I use? In this season, I would recommend you can go for haldi because it is good. It is anti-inflammatory. Haldi you can take. Jaggery is recommended in this season because jaggery वाता को भी कम करता है, कफ को भी नहीं बढ़ने देता है. अच्छा. So actually छाछ is recommended in every season, but with what you are taking छाछ, that matters. So in this season you can take छाछ with jaggery. That will help you a lot. You can add jaggery in that. Not jaggery, actually shakkar is a thing which you can add. Shakkar is not brown sugar, it is not white sugar. गुड़ and it की is- शक्कर. गुड़ वाली गुड़ की shakkar शक्कर. actually, Okay. that you can add. Okay. And again you can take tulsi. Tulsi is very good. You can take ashwagandha. अच्छा. You can take that also. And amla is good in every season, so you can take amla also. अच्छा, हर्ब्स में मैंने ये बहुत सुना है कि लोग अगर अदरक की चाय या फिर तुलसी चाय एंड इफ यू मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ इवन दालचीनी इन इट, बहुत पुराने लोग ऐसे कहते थे कि ये इस तरह की टी इस सीजन में पियो तो अच्छा होगा. व्हाट डज आयुर्वेदा से अबाउट दैट? Okay. So in this ड्राई जिंजर को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी पित्ता स्टार्ट होने वाला है, पित्ता एग्रवेट होने वाला है. Okay. बट हम इसमें सिनेमन ले सकते हैं, हम इसमें कार्डेमम ले सकते हैं, हम अजवाइन वाली टी ले सकते हैं. बहुत इजी टू कुक है, मतलब क्या कुछ नहीं करना है, वाटर बॉईल करना है आपको. बेसिकली 1 कप वाटर, उसमें 1 स्पून अजवाइन डालनी है. जब वो बॉईल हो जाए उसके बाद सिमर करना है थोड़ा सा स्टोव को अपने, और हार्डली 5 मिनट्स आपको रखना है एंड यू कैन स्ट्रेन एंड ड्रिंक दैट टी. Do you think I can, I've seen a lot of Ayurveda people doing this. They make their teas in the morning and keep a thermos with them and sip it throughout the day. Yeah. Is it something you recommend we as a can do doctor? that. Because अभी सब working है, we cannot cook every time we need it. So yeah, we can prepare the tea in the morning and we can keep it in a thermos or a bottle and we can drink it throughout All the throughout day. the day I can sip it. Yeah. Okay. Any exercise or yoga technique that one should do during this season? Actually yoga is recommended, but the thing is specific yoga पे ना जाते हुए, क्योंकि हम एक जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो हम सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट विच यू शुड डू एक्चुअली. Okay. 4 to 5 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार वी शुड डू ऑन डेली बेसिस. सो वो हम रिकमेंड कर सकते हैं इसमें. Okay. और अदर थिंग विच वी कैन रिकमेंड इज कपालभाति. Kapalbhati. कपालभाति इज गुड. अनुलोम विलोम ब्रीदिंग Okay. एक्सरसाइज. Okay. So those breathing exercise can really help pacify your vata dosha. Not specifically vata, but to clear out the channels, to increase the breathing capacity. Okay. तो उस चीज के लिए काफी हेल्पफुल And होता है. already there is humidity in the environment, so that will help out to reduce the dryness in the Okay. body. आप कह रहे हो ह्यूमिडिटी बाहर है लेकिन अंदर ड्राइनेस है. क्योंकि वाता एग्रेवेट हुआ है और हाँ. उसको हमें बैलेंस आउट करने के लिए हमें उस अपनी बॉडी को की हार्मनी को मेंटेन करना है. मेरे को अपना पंच भौतिक तत्व को एनवायरनमेंट जैसा रखना है, उसके लिए थोड़ा सा डाइट में चेंज करना है. So your Dryness body को has कम to adjust and become the similar as your environment, so that there's not a lot of difference between the two. Yeah. Okay. Actually, it is a saying evolution is the key to success. Like डार्विन की थ्योरी भी है, जो चेंज इज द की टू सर्वाइवल. जो चेंज करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो survive सर्वाइव कर जाएगा. तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि Yeah. एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स टू सर्वाइव मोर. बिफोर यू गो, आपने मुझे 2 मेन चेंजेस ऑफ सीजन बताए जो साल में आते हैं. वसंत ऋतु में
क्या चीज़ें एब्सोल्युटली नहीं करनी चाहिए? जनरली जब हम वसंत ऋतु की बात करें तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो कफ को एग्रवेट करती हैं, जैसे राइस हम लोग बोल सकते हैं, कर्ड हम बोल सकते हैं, स्वीट्स हम बोल सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड, चीज़, प्लेन मिल्क sometimes leads to kapha aggravation. We can use haldi in that. We can boil the milk with haldi. That is good. Frozen food is not recommended. Light meals is not recommended. You can take moderate meals, not very high. Also, बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ये सब अवॉइड करना है. तो एसी एकदम से नहीं चलाना है. हम लोगों को अवॉइड करना है. एकदम से गर्मी आ गई तो एसी चला लो. एसी दैट विल एक्चुअली रियली एग्रेवेट योर कफा दोषा विच कैन लीड टू एलर्जीज, कोल्ड, साइनसेस, ब्लॉकेज. तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है. एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिन में सोना. That you should avoid. दिन में नहीं सोना है. That also leads to kapha. वो तो I think all round the year ही आपको दिन में नहीं summer season it is recommended to sleep at in daytime because day sleep increases kapha and in summers kapha is not there at all. So you तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वसंत ऋतु में और बाकी सीजन्स में आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. What about वर्षा ऋतु? इन वर्षा ऋतु फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर से बचना है और उसके लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो इम्यूनिटी के लिए वही हम चीज़ें जो बताते हैं, रसायन अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कैसे बचना है, जैसे फुल स्लीव्स के क्लोथ पहनने हैं. जिस पहनना कॉटन है उस टाइम पे, लेकिन फुल स्लीव्स का प्रेफर करना है. आप बेसिक नॉर्मल वाटर से बात कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है. ऑयल एप्लीकेशन जरूर करना है इसमें. बहुत मस्ट है किसी भी तरह की डिजीज से बचने के लिए. ऑयल मसाज जरूर करनी है इस सीजन में. मेजर इसमें ये है. एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है. मील्स स्किप नहीं करनी है मेजरली इस सीजन में. बहुत लाइट मील्स नहीं लेनी है कि ठीक है बस एक चपाती खाई हो गया, पूरा दिन भर नहीं खा रहे हैं. बहुत लॉन्ग आवर फास्टिंग नहीं करनी है इस सीजन में. आई थिंक डॉक्टर सलोनी gave us some really good insight on how to take care of yourself with this season change. साल में 2 बार 2 ऋतु संधिस में आपको बहुत केयरफुल रहना है. पहली वसंत ऋतु विच इज़ द स्प्रिंग सीजन, जिसमें जब सीजन चेंज हो रहा होता है आपका कफा दोषा बहुत विशिएट होता है. बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना. एकदम से एसी नहीं चलाना, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना. एनीथिंग दैट एग्रीवेट्स कफा दोषा, टेक केयर ऑफ इट. एंड द नेक्स्ट इज वर्षा ऋतु विच इज़ द रेनी सीजन गोइंग इनटू द विंटर सीजन. उसमें आपको केयरफुल रहना कि आपका वात दोष जो है बहुत ज़्यादा ना बढ़े. वाता कैसे बढ़ता है ऑलरेडी डॉक्टर सलोनी ने एड्रेस कर लिया इस पूरे वीडियो में. बट बी केयरफुल दैट यू आर नॉट एंगेजिंग इन टू मच एक्टिविटी एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द ड्राइनेस इनसाइड योर बॉडी. Acclimatize according to your season. That is what Ayurveda recommends. हर बॉडी टाइप डिफरेंटली रिएक्ट करती है. अगर आपको प्रकृति आपकी नहीं पता, आपका बॉडी टाइप नहीं पता, आप एक वैद्य से मिलिए, जानिए अपनी बॉडी को, अंडरस्टैंड what kind of imbalance your body can get into with each season change. It's not that difficult. Thank you so much, Dr. Saloni. This was a very nice conversation. Jai Guru.